बोलते हैं कि आप औरत हो, बीच में मत बोलो, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलो। तो उस दिन मुझे बहुत फील हुआ, मतलब बहुत ज्यादा मुझे महसूस हुआ कि मतलब मैं औरत हूँ इसलिए मैं ना बोलूं। जिस दिन सफलता की चमक आएगी ना, उस दिन सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी। जब वो यूपीएससी का मीन्स लिख रहे थे, उस दौरान जब हमें पहली बार पता चला था आपके बारे में, मतलब हमें शॉप पे सर वो आपके क्विक नोट्स मिले थे, तब वहां से हमें पता चला कि अच्छा ये कोई पढ़ा रहे। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपकी कॉपी देखी। तो मुझे लाइब्रेरी जाते थे, रात को आते थे तो मुझे दिखाते थे कि देखो ये टीचर। मैं कहा यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो सामने कॉपी चेक करके मतलब सुना देते हैं। जो आपका पूरा पैरामीटर है कि तथ्य के साथ आपको एक इंट्रो लिखना है, फिर एक माइक्रो डायग्राम बनाना है, उसको दो हिस्सों में तोड़ना है, सब हेडिंग और उदाहरण के साथ लिखना है, और एंड में जाके वो निष्कर्ष आएगा कीवर्ड बेस्ड। और बीच में जो ग्राफ्स वगैरह अगर कहीं बना सके तो बनाइएगा, या केस स्टडी लिख देगी। सर मैं इस आधार पे ना डेली मैंने 5 क्वेश्चन लिखती थी सर। मैं उसका फायदा सर मुझे ये हुआ कि जो वो फ्रेमिंग थी ना सर, वो मेरे हाथ पे ऐसे चढ़ गई, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहां पे, 8 नंबर वाले। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ मैं। आप बढ़िया हो तो हम बढ़िया हुए हम। जी जी सर। फाइनली रिजल्ट आ गया, पास हो गया बच्चा। जी सर। गुड। अभी भी लेकिन थोड़ा टेंस टेंस सा ही लग रहा है, क्यों? आज आखिरी पेपर है इसलिए। हाँ सर, मतलब है, लास्ट पेपर है आज। हाँ, बट पेपर तो इस बार ठीक ही आया है। मतलब जो एथिक्स में पिछली बार हल्का सा डिफिकल्ट आ गया था, वैसा नहीं आया है इस बार। जी सर ठीक है। बाकी सर बस वही है कि अब यूपी अप्लाइड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, बस ये परिभाषित करो, ये करो, सीधा सीधा उसका लिख दो। अब भी ज्यादा अप्लाइड आ रहा है। पैटर्न चेंज के बाद थोड़ा तो चेंज करेगा, अभी वैसे हाँ भी सर, पूछेगा ही पैटर्न। कि वो, हाँ। जी हल्का सा नहीं तो फिर वो यूपीएससी वाला ही बच्चे सारे भर जाएंगे ना, तो फिर वो पोस्ट तो चली जाएंगे यूपी स्पेसिफिक बच्चों की जो पढ़ रहे हैं। जी वो तो चलना ही चलना है। आज भी मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही पेपर आएगा, थोड़ा अप्लाइड ज्यादा आएगा यूपी स्पेसिफिक, पेपर 5 और पेपर 6 का भी। जी गुड। तो अब घर की वापसी कब है? कब जाओगे आगरा? सर आज आगरा तो नहीं जाएंगे, अभी तो सर वहीं जाऊंगी बागपत। आज निकलेंगे, कल पहुंचेंगे। अच्छा। जी सुबह। ओके। गुड। चलो, मैं ये सेशन करना चाह रहा था बेटा, जी ताकि थोड़ा सा जो बच्चे, स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में एज 40 तक अलाउ करते हैं। तो जो बच्चे प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं, या जो बच्चियां होम मेकर हैं या शादी हो गई हैं, उन जी सबसे बच्चों में, क्योंकि आप डॉक्टरेट भी कर रहे हो, तो उन सब सारे बच्चों को अगर हम कैटर कर पाए, कुछ आप बता पाओ, कंट्रीब्यूट बैक कर पाओ, तो आई वांटेड टू हैव दिस सेशन स्पेसिफिकली जब आप हिंदी माध्यम से आते हो। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सो सबसे पहले हिमिका, बहुत बहुत बधाई हो बिटिया। थैंक यू सर, थैंक यू काफी सो मच। मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ते हुए आपने ये पेपर पास किया है। जी और डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हुए, बैकग्राउंड आप हिंदू कॉलेज से हो, डीयू में पढ़े हो। उसके बाद आप जेएनयू गए हो, वहां से भी पढ़ाई की। और उसके बाद अभी डॉक्टरेट कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो शायद, है ना? जी सर, हिंदी लिटरेचर। और उसके बाद में शादी हो गई थी शायद 2023, 23-24 में, 23 23 में में। सर। जी हाँ, तो वो अब वो डॉक्टरेट भी मैनेज करनी है, शादी के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो भी मैनेज करनी है, और यूपीपीसीएस भी मैनेज करना है। इन सब से 3 डायमेंशन में जूझते हुए आपने इस बार यूपीपीसीएस का पेपर पास किया है। जी और हिंदी माध्यम है आपका। जी ये आपका हल्का सा बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था। एंड बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप हस्बैंड का एग्जाम दिलाने के लिए अभी घर पे हो? नहीं, कहाँ आए हो? लखनऊ आए हो ना? जी सर, लखनऊ में हूँ। तो लखनऊ में आ गए थे और रात को रिजल्ट आया था, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो गया था फर्स्ट क्या? रिएक्शन, हाँ सर मैं सो गई थी वेट करते करते, क्योंकि हस्बैंड को सुबह जल्दी उठना था 5:30 बजे। तो जरूरी था कि एग्जाम खराब ना हो, तो हम दोनों ही सो गए थे। और हाँ। मेरे जूनियर का एक कॉल आया था, उसने लिस्ट में देखा। तो फर्स्ट रिएक्शन, मतलब मैं इतनी ज्यादा मतलब नींद में थी, वो बधाई मुझे दे रहा था, और मेरा ये था कि क्या हुआ, मतलब किस बात की बधाई दे रहा है। तो उसने बोला कि दीदी आपकी लग गई है नौकरी, आप सेलेक्ट हो गई है, कमिश्नर बन गई है। तो मैंने कहा कहाँ, किस में, मतलब मैं बहुत, फिर उसका था कि आप पहले नींद से उठिए और लिस्ट देखिए एक बार। तो सर फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था, और खुशी हुई बहुत ज्यादा सर कि मैं जिसके लिए इतने सालों से मतलब मेहनत कर रही थी। मैंने सोचा था, एक मेरा सपना था कि
एक अच्छे पद को प्राप्त करूँ। ऐसे सर नौकरी का तो ऑप्शन था और भी कि टीचर बन सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, बट जो मेरे अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष रहे, तो उससे मुझे ये था कि नहीं, एक ऐसा पद प्राप्त करना है जिसमें पता है ना कि आपकी आवाज़ को एक मजबूती मिले। उसको पहचान मिले कि मैं कुछ बोलूँ या कुछ कहूँ तो लोग समझें, सुनें और मानें उसको। अभी तो महिला के तौर पे नकार देते हैं। जैसे सर एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड का ही मेंस था, एक बार लखनऊ से हम जा रहे थे, तो वापसी में टिकट एक्चुअली ट्रेन का वो हमने किसी से करा लिया था, स्टेशन से टिकट, और वो हम्म। था नहीं हमारे पास फिज़िकली, तो हमने फ़ोटो दिखाया, उसने मान्य नहीं किया। तो मैं बोली कि हमारे पास टिकट तो है, आप चेक कर लीजिए। तो वो मुझे ऐसे बोलता है कि आप औरत हो, बीच में मत बोलो। हाँ। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलो। तो उस दिन मुझे बहुत फ़ील हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि मतलब मैं औरत हूँ इसलिए मैं ना बोलूँ। तो उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मुझे प्रशासनिक लाइन में आना है, नहीं तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ बढ़ रही थी कि इधर अच्छा। प्रोफ़ेसरशिप में चली जाती हूँ। तो हाँ, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि में और वैसे भी यूजुअली कुछ कुछ एरियाज में अभी भी वो पेट्रियार्कल माइंडसेट है। जी, पितरा तेरा पित्रात्मक सत। सत्तात्मकता। मैं इसी इसी शब्द में अटक जाता हूँ हमेशा ही। तो जी, पेट्रियार्की कुछ कुछ में तो है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ही ने फेस किया होगा, बहुत सारे लोग फेस बहुत सारा करते हैं। करा होगा। जी बहुत सर, सारे लोग फेस करते हैं। ये तो अभी एग्जाम पास हो गया, रिजल्ट आ गया। अब जी, ये एक और संघर्ष, जितना हमारी बात हुई है, एक और नया पड़ाव शुरू करेंगे, नई सीढ़ी शुरू करेंगे। अब इसमें और रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कि अभी आप रेवेन्यू में सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद एसडीएम की नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। जी सर, बट आप एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो। हिंदू कॉलेज इज कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड कॉलेज, जेएनयू इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड कॉलेज। तो उसके जी। बाद में यूपीएससी की तरफ आपने, मतलब यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी की थी, या सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे थे? ये बैलेंस कैसे हुआ था? सर मैंने यूपीएससी के लिए सोचा था, एक बार मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी तो सर मुझे वो काफी टफ लगा। और तो मुझे लगा कि शायद एक तो यही था मुझे कि मतलब मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। और ये मैंने काफ़ी एनालाइज़ करा खुद को, तो मुझे बस पहले तो ये लगा, उसकी मैंने बहुत डीपली प्रिपरेशन नहीं करी थी यूपीएससी की। दूसरा मेरा था सर पीसीएस के, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अपने ही स्टेट में मैं रहूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, बजाए कि मैं आईएएस बन के केरला या कहीं और जाऊँ। तो वो मतलब मेरी प्रायोरिटी इधर ज़्यादा थी। फिर शादी सर हो गई दैट्स थी, गुड। तो बस ये था कि वो फिर शायद बैलेंस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कहीं और स्टेट में जाके। तो मेरा ये था कि नहीं, फिर पीसीएस ही, इस पे ही मैंने मतलब अपने आप को इधर ही फिर फोकस किया है। अब आगे यूपीएससी की तरफ जाएंगे? सर मेरे हस्बैंड का तो कहना है कि तुम्हें जाना चाहिए। अरे बहुत टैलेंटेड बच्चे हो आप मतलब आप मैं सोचो ना, बच्चे 10-10 साल लगा देते हैं पीसीएस पास करने में, आपको तो पता ही है। जी, जी। आपने देखा ही होगा आसपास में कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2015, 2016, 17, 11, 12, 13 वाले भी बच्चे हैं जो करीब करीब 10-12 साल लगा रहे हैं, और आपने ये करीब करीब 3 एक साल में अचीव कर लिया है। जी सर। तो अगर, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है एज ए टीचर, कि अगर हम इस यूपीएससी की तरफ भी जाते हैं तो मुझे लगता है आप पास कर लोगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कहीं जी, ऐसा तो नहीं है हिंदी माध्यम समझ के डर लग रहा हो कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का नहीं रिजल्ट सर, नहीं हिंदी आएगा? मीडियम से तो नहीं सर, मुझे नहीं लगा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद नहीं हो सकता, बट अब जो मैंने हिंदी में ये मीन्स लिखा, मैं सर मुझे नहीं पता ईश्वर ने मुझे कैसे ये इतनी शक्ति दी। मतलब मैं मतलब एक अच्छा, मुझे ऐसा लगा मैं अच्छा परफॉर्म मीन्स में करके आई हूँ, मैं पेपर पूरा कर आई। मतलब और उसमें सर मैं लास्ट में ना 5 मिनट बचा लेती थी, 4 से 5 मिनट मैंने हर पेपर में बचाया है, और उसके बाद मैंने सब पूरा पेपर वापस से पढ़ के उसको अंडरलाइन करा है। तो अब मैं, ये मेरे हस्बैंड का है, तो मैं उनको, वो मुझसे बोलती हूँ कि यार 5 मिनट ना तुम्हें बचाना है, तो अब वो कह रहे तुम कैसे बचा ले रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या उस समय शक्ति आई क्या, कि मैं उसमें टाइम सेव कर ले रही थी इतना अपना सब पेपर में। बस इथिक्स मेरा एक ऐसा पेपर था जिसमें मेरी 3 मिनट सेव हुई थी, क्योंकि वो ज्यादा अप्लाइड आ गया था। तो बाकी में सर मेरे इतने थे, जीएस 3 में सर मैंने 7 मिनट बचा लिए थे। उसके बाद में सर बैठ के बस मैंने अलंकरण कराया उसका, कि अच्छे से बॉक्स बनाया उसको और अच्छा करा, ब्लैक पेन से लाइनिंग करी है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हिंदी वो हर्डल सा नहीं है, मतलब
बस बट पता आम नहीं। बच्चों में तो ये धारणा है, जैसे अगर यूपीएससी में भी देखें या अगर हम हिंदी भाषी वैसे भी बच्चों में देखें, तो जी। कहीं आप मतलब मान लीजिए अब तो हमारा पेपर पास हो गया, बट फिर भी आपने जिंदगी के 3 साल उन एस्पिरेंट्स के साथ में बिताए हैं, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि हिंदी का जो कंटेंट की क्वालिटी है वही कम है, या हिंदी में उतना गाइडेंस थोड़ा ठीक नहीं है, या हिंदी बच्चे को कई ज्यादा साल लगते हैं, ऐसा ऐसा कुछ 2-3 चुनौतियां जो हिंदी भाषा में हाँ एग्जिस्ट सर, करती हो आपको पहले लगता है? मुझे जरूर लगता था, ये बात सर सच है। अगर आपको अगर सर मैं नहीं काउंट करूँ तो सच में हिंदी मीडियम में गाइडेंस नहीं है, नहीं है। मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को देखा है तो मतलब जो उन्होंने अपना पेपर ये एग्जाम 18 में वो सिलेक्ट हुए पीसीएस में, तो बस ये कह लीजिए कि वो अपनी जिद और अपनी मेहनत से हुए थे। जब वो यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे उस दौरान, जब हमें पहली बार पता चला था आपके बारे में, मतलब हमें शॉप पे सर वो आपके क्विक नोट्स मिले थे। तब वहां से हमें पता चला कि अच्छा ये कोई पढ़ा रहे हैं। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपकी कॉपी देखी, तो मुझे लाइब्रेरी जाते थे रात को आते तो मुझे दिखाते थे कि देखो ये टीचर। मैं कहा यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो सामने कॉपी चेक करके मतलब सुना देते हैं। तो उनका ये तो मतलब वो जी। सर इतना खराब है। मतलब मेंटोर्स एक्चुअली जैसे ऐसे लिख के उनको दिया और वो ना बुला के पूछ रहे हैं क्या लिखना चाह रहे हो, कि इसमें ये नहीं होगा, ये मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि अच्छा चलिए गलती आपने बताई ठीक है, बट आप क्या इम्प्रूवमेंट करें ये नहीं बता सॉल्यूशन। रहा था कोई भी। तो सर गाइडेंस तो हिंदी मीडियम में नहीं है। मैं तो अभी बहुत लोगों को बोल चुकी हूँ, मेरे मेरे प्रोफेसर है जेएनयू के, उनका बेटा भी प्रिपरेशन में आ अच्छा। रहा है। तो उनसे भी मिली थी तो उन्होंने बोला हिमिका कैसे किया तुमने। मैंने कहा सर एक एम के सर हैं, उनके मतलब उनके संरक्षण में मैंने की थी ये सारी तैयारी। तो वो मतलब मुझे कई बार बोले कि उनको मेरा मतलब मुझे नंबर दे देना और बता देना, मैं बात करूंगा मेरे बेटे को वो करवा दे। तो सर मतलब हिंदी मीडियम में गाइडेंस तो सच में नहीं है। मटेरियल की भी प्रॉब्लम है। ये जो आईएएस सबका मटेरियल है, अब तो सर यही है हमारा संविधान, हम तो इसी से पढ़ते अरे नहीं नहीं यार, हैं। संविधान नहीं है। और बढ़ाएंगे इसको थोड़ा और इस बार तो, क्योंकि आपका बैच पहला बैच था हमारे लिए ना, जी बहुत सर। बड़ी चुनौती थी। आप समझो उसको कि आपके बैच में लास्ट ईयर में सबसे पहली बार आप इतने बड़े डोमेन में स्टार्ट कर रहे हो, उसका कंटेंट बनाना, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट बनाना, और उसको टाइमली डिलीवर करना, टीचर अरेंज करना, और रिजल्ट भी लाना। मतलब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ के करीब करीब शायद अभी तक जो बच्चे देख पाए हैं, लगभग लगभग 70 बच्चे थे हमारे क्यूपी में, इंग्लिश और हिंदी माध्यम के मिला के, जो आपके साथ में पास हुए। अरे तो बहुत पहले अच्छा। बैच में 70 बच्चे पास करना मतलब बड़ी चुनौती थी, पर ठीक है, आप सब मेहनती बच्चे हो, पास हो गए। वो जेएनयू वाले सर को ये मत बताना मैं जेएनयू गया था 6 महीने में, छोड़ आया था बीच में, वो मत बताना, वरना बात नहीं करेंगे मुझसे वो। अरे तो सही। ये तो हुआ एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ प्रिपरेशन, और डिटेल में आता हूँ मैं उससे, बट उससे पहले मैं थोड़ा और आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू शादी हो गई। जी शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी कि घटी? घटी इन द सेंस कि आपको ज्यादा टाइम मिल पाया एग्जाम के लिए, कि कम टाइम मिल पाया एग्जाम के लिए? सर टाइम मिल पाना तो नहीं था, बस टाइम को निकाला था। मतलब चुराया है मैंने तो कैसे भी करके मतलब जिम्मेदारी तो सर बढ़ती ही है। मतलब और ये बहुत मतलब मुझे शादी करके ही महसूस हुआ कि ये बहुत एकदम अलग दुनिया है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और साथ में सर बहुत बंधन है। मतलब कई बार महसूस होता है कि जंजीरें ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते। जैसे एक इंसिडेंट पीछे आया था सर कि फॉर्म फिलअप होना था आरओ का एग्जाम का, कि बात चली घर में कि आरओ का फॉर्म भर दो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भर देते हैं एक बार। से मैंने पहले आरओ का मेंस दिया था, तो अच्छा। उसके बाद से फिर उसके बाद नहीं करा उसका। तो फिर हुआ कि अच्छा ये कहाँ पोस्टिंग होती है, कि इलाहाबाद और लखनऊ। तो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अरे इलाहाबाद और लखनऊ वहीं पे रहेगी, हमारे बेटे को भी ले जाएगी। अच्छा। तो सर ये मुझे एक अलग मतलब फाउंडेशन फील हुई कि अच्छा मतलब ये भी एक अलग चुनौती है कि मुझे फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है कहाँ नहीं। मतलब ये भी एक परमिशन लेने वाली बात है, तो मतलब वो मुश्किल होती है चीजें। तो टाइम तो सर, और सर एक जो मैम पढ़ाती है तो दिव्या मैम। जी दिव्या मैम, कि होता है ना सर सोसाइटी। तीरा बोझ सर कि लड़कियों पे मतलब तेरा। तीरा बोझ हो, ये सब मैंने यहाँ महसूस करा कि मतलब तीरा बोझ की हाँ ठीक है, घर है, उसके बाद आपकी पढ़ाई है, जॉब वो भी है। और तीसरा सर वो चीजें कि ये काम बहू का ही है, वो ही करेगी। 4 बजे उठ के पूजा करनी है, गाँव में जाना है, यहाँ जाना है, ये भी करना, मतलब वो बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा सर ये रहता था कि
बात एक्चुअली मैं कम करती थी घर में। बस जो मेरा काम रहता था मैं जल्दी से काम निपटाती थी। और चूँकि सर मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये भी रही, इन-लॉज़ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी खराब है, वो अच्छे बहुत हैं। नहीं, बहुत उन्होंने अच्छे हैं। जी सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सर मेड हमारे घर में लगी हुई थी, कुक लगी थी। तो वो चूँकि मेरी जो जेठानी है वो गायनी सर्जन है और मैं जी। पढ़ाई कर रही थी और सास गुज़र गए, तो घर के काम का तो रहता था, तो हमने मेड लगा ली थी, कुक लगी हुई थी घर में। तो वो करती थी, बट परिवार बहुत बड़ा है, अकेले कुक से नहीं सिमट पाता। कई बार सब लोग आ जाते थे तो 20, 25, 30 लोग भी आ जाते थे सर। 40-40 लोग भी। कई बार ऐसा हुआ है सर, मेड भी भाग गई है तो मैं खुद ही रोटियां बना रही होती थी। 150-150 जी। रोटियां बनाई। ऐसा भी हुआ है सर। मतलब तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो भाई तुम। तो परीक्षा तो बहुत छोटा वो है। जी, तो बस सर ये था कि मैं जल्दी से काम निपटा के, और मेरा ये होता था कि 10 बजे 11 बजे मैं अपने रूम में पहुँच जाऊँ, कैसे भी करके। तो अच्छा। वो किचन पूरा खाना-वाना सबका वो करके निपटा के मैं 10-11 बजे अपने रूम में चली जाती थी। फिर 1-2 घंटे तब पढ़ती थी, और जब मुझे घर जाना होता था ससुराल में, और फिर उसके बाद सर सुबह उठ के पढ़ती थी। सुबह थोड़ी उनकी शिकायतें रहती थी कि ये जल्दी आती नहीं है उठ के। तो मेरा सर था कि मतलब मैं कोई बात नहीं गाली खा लूँगी, लेकिन मैं 9:30 बजे से पहले रूम के बाहर नहीं जाती थी सर। मैं सुबह अपना 5 या 6 बजे उठ के नहा धो के वहीं पढ़ती रहती थी। तो ऐसा नहीं, सर रहता था। मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है। इस पर दूर से देख के बड़ा इजी लगता है ये। अगर अब पीछे जाके कोई बाहर से आपकी सक्सेस स्टोरी देखेगा तो उसे लगेगा ठीक है, बढ़िया है, अच्छा समृद्ध परिवार है, जी, जी, बहुत जी। अच्छे कॉलेज से आई है, पढ़ ही लिया तो पास हो ही गया होगा। पर जब आप उस जिंदगी को जी रहे होते हो, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आप जेन्युइनली समझ पाते हो। मतलब वो बाहर से जी। ना आप सिर्फ ऑब्जर्व करके कमेंट्स कर सकते हो। जी, सर तो एक जैसे मैंने चैलेंजिंग थी। ये चीज़ इधर भी देखी, जैसे जेएनयू से थी सर, तो यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता और मतलब फ्रीडम ये सारी चीज़ें रहती हैं कि अधिकार हैं और ये हैं। मतलब एकदम किताबी दुनिया है जो मैंने महसूस किया। जब मैं व्यवहार में इधर समाज में आई, तब मैंने फ़ील किया कि आप हर समय क्रांति नहीं कर सकते। आप हर समय विरोध नहीं कर सकते। कई चीज़ों में आपको शांत रहना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। समय के साथ आराम से आवाज़ धीमी करके भी बोलना पड़ता है। आप हर जगह झंडे नहीं गाड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने सर यहाँ मतलब अनुभव किया अपने जीवन से। अभी आगे जाओगे आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां भी ऐसा लगेगा। अलग अलग तरीके की चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों में आपको एकदम डट के खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं, ये तो मेरी रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होने देंगे। कुछ में आपको लगेगा चलो छोटी गलती है, माफ कर देते हैं। कुछ में लगेगा किसी और का प्रेशर है, तो आपके ना चाहते हुए भी आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। जी ये सर। तो अभी जस्ट प्रॉब्लम और चैलेंजेस की शुरुआत हुई है, जो मुझे लग रहा है आगे जाके आप और अच्छे से इनको चुनौतियों को गिरने वाले हो, जो मुझे लग रहा है। ऐसे डरा नहीं रहा हूँ, बट जी, मैं जी। बता रहा हूँ बस कि ये और बढ़ेंगी। जी सर। थोड़ी पढ़ाई वाली पार्ट में आते हैं बिटिया, कि जी। प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, इंटरव्यू का एग्जाम है। तो प्रीलिम से शुरू करते हैं कि ब्रॉडली आपने, क्योंकि मेजरली यूपीपीसीएस पे ही ध्यान दिया है, यूपीएससी का एक बार अटेम्प्ट दिया था, बस थोड़ा पढ़ के दिया था जैसा आपने जी, बताया। जी। तो यूपीपीसीएस का प्री के रिगार्डिंग अगर आप बता पाएं कि कौन सी स्टैंडर्ड किताबें हैं जो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, कौन सी हैं जो केश हैं जो आप काम चला सकते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सर मैंने सिर्फ बहुत स्टैंडर्ड ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी थी, बस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और ये स्पेक्टर पढ़ी थी, बस ये 2, और कुछ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी, बस। हम्म। मेनली सर मैं गई थी पीवाईक्यू पे। मैंने पीछे के जितने पीवाईक्यू थे सारे एनालाइज़ करे, उनको सॉल्व करा था। और जो सर ये गट्टा चक्र की बुक आती है जिसमें क्वेश्चन्स रहते हैं, तो मैं इसको सर सॉल्व करती थी। मतलब एक पेज लेती थी, उससे एक्सप्लेनेशन और वो आंसर्स को मैं छुपा लेती थी। उसको पढ़ती थी और खुद से मतलब को सॉल्व करती थी। जो मिस्टेक हो जाता था उसको सर मैं मार्क कर देती थी। फिर उसके बाद में दोबारा से उनको फिर करती थी। तो सर मैंने मेनली पीवाईक्यू से ही किया है, इसी से। मतलब उसके बाद मैंने ऐसे सर मेरे कोई नोट्स नहीं थे। कोई मैंने ऐसे नोट्स लास्ट टाइम जो लास्ट मिनट नोट्स रहते हैं, ऐसा कुछ भी मेरा प्रिपेयर नहीं था। कुछ भी चीजें, बस मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही सर सारी तैयारी करी थी प्रीलिम्स की। जी। और टेस्ट सीरीज वगैरह, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों को, कितने टेस्ट देने चाहिए, क्या कुछ रहना चाहिए टेस्ट टेस्ट सीरीज, सीरीज? हाँ सर मैं टेस्ट देती थी। मतलब जो प्रिंट आउट सीरीज तो सर मैंने कहीं ऐसे ज्वाइन नहीं करी थी। जो अवेलेबल रहते थे उसके प्रिंट आउट निकाल के, और सर मैं पेपर पे अपने पूरा वो 150 नंबर लिखती थी और उसे सॉल्व करती थी। उसमें टाइम बाउंड होके, जैसे 2 घंटे का पेपर रहता है तो मेरा था कि नहीं 1.5 घंटे में करना है मुझे सॉल्व। और सर मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे ना, मतलब मुझे ये रहता था कि मुझे अपने हस्बैंड से ज्यादा नंबर लाने हैं।
मैं हर टेस्ट में सर मुझे हर यही मैच के बाद करवाते यहाँ थे। कंपटीशन चल रहा है। जी सर। तो हम लोग साथ ही में सर टेस्ट लिखते थे, तो मेरा ये रहता था, पहले तो सर कम नंबर आते थे, तो जिस दिन के बाद से सर मेरे ज्यादा नंबर आने लगे हस्बैंड से, उस दिन मुझे था कि नहीं अब मेरा क्लियर हो और जाए, मैं क्योंकि ये पास कर ऑलरेडी पास दूंगी। कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा आगे हैं तो पास तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। जी सर। सर ये वो भी है। मतलब बहुत मेहनती हैं वो, मतलब मेरे से ज्यादा ही पढ़ते हैं, मतलब मैं तो कम ही पढ़ती हूँ, सच बताऊँ इतनी नहीं पढ़ाई मेरे से हो पाती, बट मैं मिलूंगा उनसे, मतलब आप मेरा नंबर देना उनको, एक बार बात करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे इन पर्सन मिलना चाहूंगा मैं उससे। जी जी जी। बिकॉज ये ना एक डिफिकल्ट फेज आ जाता है बेटा। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप ऑलरेडी एक लेवल पे सिलेक्टेड हैं, और फिर वाइफ को भी सपोर्ट करना है, घर को भी करना है, जॉब भी करना, उनकी भी अपनी बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं, और आपके सक्सेस में मुझे लग रहा है उनका काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है। काफी सर उन्हीं का ही मैं बोलूंगी। मैं सर एक्चुअली बताऊंगी, मैंने पहले सोचा था, फिर मैंने छोड़ दिया था सब, वापस से मेरा शुरू करवाया। ये अमित ने ही, मतलब हस्बैंड अमित नाम है उनका, तो उन्होंने ही मेरा वापस से शुरू करवाया कि नहीं तुम करो। मैंने, मेरा ये था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब मुझसे नहीं होगा। और सर शादी होती है ना तो सब लोग बोलते भी ऐसे है कि क्या करना है तुझे, तो पीसीएस अधिकारी है, अच्छा घर परिवार है, मजे कर, सारी लड़कियां ऐश कर रही है, टेंशन में लगी रहती है हमेशा, खुद को खराब कर रही है, ऐसा मतलब सब बोलते रहते थे। तो मैं भी अक्सर बीच बीच में बोलती थी कि अमित नहीं कर पाऊंगी, तो पहले तो अमित का ये रहता था, पहले तो तुम इन लोगों से बात करना बंद करो। उन्होंने मेरे से सर सबसे बात बंद करा दी, इवन मेरी माँ मेरी मम्मी से भी बोला कि मेरे सामने तुम खड़े रह के बस थोड़ी देर बात करो, कि ज्यादा देर नहीं। और सर डेली वो ऑफिस से आके पूछते थे कि आज कितनी बात करी, मैं कहा नहीं करी। ये भी फिर सही बात है। फिर बस यही बोलते थे कि जैसे भी तुम हो रही हो ठीक है, शरीर ऐसा हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन जिस दिन कह रही जिस दिन सफलता की चमक आएगी ना, उस दिन सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी। तो ये बात सर वो ही, मतलब हमेशा मोटिवेट सर वही करे हैं। शादी को सर, ससुराल को भी मेनली बैलेंस करने में उन्हीं का ही योगदान था। वो मतलब मेरे आगे ढाल की तरह खड़े थे, कोई भी कुछ बोलता था, बोलते थे सब लोग। और मतलब जो मेरे ससुराल को मेरे फेवर में करा है वो उन्होंने ही करा है, कैसे भी करके। मतलब हम्म। बस उनका ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो लगभग छोड़ ही चुकी थी सब। थोड़ा सा इनमें मैं आपके फादर इन लॉ के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना चाहूंगा। आप मुझे जो बता रहे थे पहले भी कि जी उनका सपोर्ट कितना था प्रिपरेशन में, या मदर इन लॉ का सपोर्ट कितना था प्रिपरेशन में? जी सर, मैं उनका बताऊंगी, क्योंकि सर मेरी लव मैरिज है, तो और उस समय मैं कुछ जॉब नहीं करती थी। तो फर्स्ट इंसिडेंट तो सर ये था कि जब मेरे हस्बैंड ने शादी का घर पे बोला था, तो मेरे फादर इन लॉ वो व्यक्ति थे जो मान नहीं रहे थे। उन्होंने मना कर दिया था सीधा कि हम इस लड़की को घर में नहीं लेके आएंगे। और सर उसके बाद ड्रास्टिकली, मतलब शादी हुई, वो मुझसे मिले, समय बीता, और वो एक व्यक्ति हैं जो आज घर में, मतलब 100 नहीं बोलूंगी सर, वो 1000% मेरे फेवर में है। मतलब यहाँ तक कि जैसे मुझे किचन की कोई चीजें नहीं आती थी, तो वो खड़े होके मुझे बता देते थे कि क्या करना है, ऐसे कर, ये कर ले, गैस जला दे, ये डाल ले, वो डाल ले, मतलब इस लेवल का उनका इतना सपोर्ट रहा, पैसों को लेके, हर चीज को लेके, कि हमें तक से बीच में छुट्टियां लेते थे एग्जाम्स के लिए, तो पूछते थे कि कोई पैसों की दिक्कत तो नहीं है, तो टेंशन मत होना। मतलब बागपत के हैं सर, थोड़ा भाषा ठेठ है, बहुत इमोशनल तरीके से बात नहीं कर पाते, बस सीधा ऐसे बोलते कि हाँ क्या बात है, परेशान मत हो चल, ऐसे मतलब बस उनका इतना रहता था। बट सर बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मदर इन लॉ का भी सर, मदर इन लॉ मतलब मेरे जीवन में पहली ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला कि हाँ ये मेहनत करती है, नहीं तो अभी तक मैंने किसी के मुंह से मेरा रिकॉग्नाइजेशन ऐसे नहीं सुना था। उन्होंने सबसे पहले बोला था कि हम झूठ नहीं कहेंगे, हाँ ये मेहनत करती है और भगवान देगा इसकी मेहनत जरूर। तो ये, फाइनली अब उनसे अभी तो मिले नहीं होगे, रिजल्ट आने के बाद तो घर नहीं गए सर नहीं अभी हैं। जाऊंगी घर अभी जी। तो पहली बार जाके सब कुछ होगा, वो इतने 2-3 सालों का सब हिसाब किताब होने वाला है, जिसमें आपने कुछ अच्छा सुना कुछ बुरा सुना, वहां जाके सब उन्हीं के चरणों में जाना है। जी सर उनका चलो। भी बहुत बड़ा योगदान है, इतना सर धैर्य रखना। शादी को सर 3 साल हो गए, 3 साल किसी सास ससुर को, ससुराल वाले के लिए इतना पेशेंस रखना, ये सर बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं आप होता। काफी अच्छा रिजल्ट दिया है आपने उनको, कोई बात नहीं, मतलब अब एटलीस्ट पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, अब तो पेरेंट्स ही हैं वो भी, तो पेरेंट्स जी का सपोर्ट रहता है तो एटलीस्ट मोटिवेशन रहता है, वरना एक और फ्रंट खुल जाता है लड़ाई के लिए ना, चुनौती के लिए, कि मतलब अरे यार वो सुबह के टाइम में हेडेक होगा, वो दोपहर में पता नहीं क्या बोल देंगे, एक हफ्ते जी बाद में कुछ होगा, तो एटलीस्ट वो एक शांति है। तो फिर 2-3 फ्रंट्स में ही लड़ रहे थे आप, मतलब एक जी एग्जाम की अनसर्टेनिटी से लड़ रहे थे, खुद से लड़ता है कि होगा या नहीं होगा,
एक आंसर राइट, मतलब वैसे कुछ छोटे कम फ्रंट कर दिए उन्होंने आपकी जी लड़ाई की। जी सर। अब अगर मैं मेंस की प्रिपरेशन में आऊं बेटा, तो मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रहा है आपका? क्या पढ़ाई से पहले आंसर राइटिंग की है क्या? की थी हाँ क्या सर, इससे पहले, क्या किया? सर मैं कर रही थी आंसर राइटिंग। एक सर ज्वाइन किया था उसमें, तो उनका सर क्या था ना, मैं अभी सर मैं पीछे आंसर देती हूँ, मैं सोचती हूँ इतने गंदे आंसर में कोई 8 में से 4 4.5 नंबर कैसे दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है मैं आधा नंबर बस इसका इतना दे दूंगी उसमें कि इसने लिखा है बस। वो सर इतनी गंदी मार्किंग, 12 में से 8 8 नंबर मुझे उस समय मिल रहे हैं। और अभी मैं देखती हूँ तो मैंने पूरा ग्रंथ लिख रखा है, क्योंकि सर पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें हर चीज को इलेबोरेट करने की आदत होती है। तो हाँ। वैसे ही सर मैं लिख रही थी। फिर वो सर मैंने उसको तो छोड़ दिया सर बीच में ही, मेरा इधर जब मेंस हुआ तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। तो उन्होंने मेरा सर जनवरी में ही ज्वाइन करवा दिया था, उस समय जब स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो तब से सर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, ज्यादा तो सर नहीं पढ़ रही थी ऑनेस्टली बोलूंगी मैं सर रिजल्ट के बाद ही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा, बट मेरे हस्बैंड श्योर थे, कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ लो। मैं सर नहीं पढ़ पा रही थी ज्यादा, बस कम ही पढ़, बस उन्होंने जबरदस्ती सर साथ में बैठ के मुझे 100 की क्लास करवाई थी। वो मेरे साथ में बैठे थे कि मैं भी लेके बैठा हूँ, तुम भी लेके बैठो, 100 की क्लास करो कम से कम, जब तक ये प्रॉपरली साइंस स्टार्ट आंसर होगा। राइटिंग। हाँ। हाँ सर, कि वो सीख लेना कि सर कैसे कैसे बताते हैं, देखो टेम्पलेट वगैरह ऐसे करके। तो सर वहां से मैंने अप्लाई किया था, आपका जो मेथड था, स्टार्ट हुई वो क्लासेस, और सर मेरा इतना था, बहुत ज्यादा तो सर सच बताऊंगी मुझे नहीं समझ में आता था टेम्पलेट्स। और ये आप जैसे कई बार बोलते थे, ये जो सर कीवर्ड्स नहीं होते थे कि अच्छा इसका बताओ क्या, तो मेरा ये होता था किसका मतलब किसका कीवर्ड बताना है मतलब वो सर मैं बार बार बोलती थी कि यार मैं कुछ सब पता ही नहीं चलता, मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसका कीवर्ड बताऊं, कौन से विषय का बताऊं मैं क्या। और टेम्पलेट तो सर बिल्कुल ऊपर से निकल जाते थे मेरे, नहीं समझ में आते थे कि आप जैसे पूछते थे अच्छा इस टॉपिक में क्या कीवर्ड लगेगा, बस सारे बच्चे बोल रहे होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैक्रो इकोनॉमिक लगेगा, मैंने कैसे इनको पता है कि लगेगा, बस एक सर समझ में आया था कि फिर से चुनौतियों पे लगेगा उसके और सर दूसरा समझ आया था क्रिप्ट्री, उसके अलावा कोई भी समझ में नहीं आया। तो सर मेरा बस ये था, मैंने सर टेम्पलेट्स का जैसे आपको बताया ही था, सारे टेम्पलेट्स लिखे, उसके 5 5 एंटोनियम और सिनोनियम लिख लिए सारे शब्दों के, और वो अपने सामने हाँ। वॉल पे लगा दिए थे कि अब जो भी आंसर लिखूंगी, जो भी हेडिंग डालूंगी, वो इन्हीं शब्दों पे होगी उनके, वो हाँ। सारे सर प्रिपेयर करे। और उसके अलावा सर मैं जो आपका पूरा पैरामीटर है कि तथ्य के साथ आपको एक इंट्रो लिखना है, फिर एक माइक्रो डायग्राम बनाना है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, सब हेडिंग और उदाहरण के साथ लिखना है, और एंड में जाके वो निष्कर्ष आएगा कीवर्ड बेस्ड, और बीच में जो ग्राफ्स वगैरह करके बना सके तो बनाइएगा, या केस स्टडी लिख देगी। सर मैं इस आधार पे ना डेली मैंने 5 क्वेश्चन लिखती थी सर मैं, अच्छा। डेली। जिस दिन से मेरा रिजल्ट आया था 1 मार्च से लेके, और मैंने सर 25 जून तक डेली 5 लिखे थे। इस बीच में सर मतलब और काम भी आते थे, कई बार ससुराल जाना पड़ता था, एक मतलब घर में मेरी जेठानी की बेटी हुई थी उस समय में, तो वो भी मुझे हॉस्पिटल में दिन रुकना पड़ा, घर जाना पड़ा, बहुत फंक्शन हुआ था, ये सारी चीजें। तो जितने भी मेरे इकट्ठे हो जाते थे ना सर क्वेश्चन, मेरा ये रहता था कि अभी अच्छा 15 20 क्वेश्चन का अभी ये इकट्ठे हो गए हैं, बैकलॉग हो गया है, तो मैं 10 10 फिर क्वेश्चन लिखती थी। लेकिन मेरा ऑन एन एवरेज सर मैंने डेली आंसर राइटिंग करी है 5 क्वेश्चंस की, आपके पैरामीटर पे। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ कि जो वो फ्रेमिंग थी ना सर, वो मेरे हाथ पे ऐसे चढ़ गई, और मुझे ही नहीं पता सर मैं वो 5 5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहां पे, 8 नंबर वाले। वो अपने आप ही उदाहरण पे चला जाता था, और दिमाग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के उदाहरण वहां पे लिख देता था। तभी 5 मिनट पहले पेपर पूरा हो रहा था वो हाँ एक सर। मसल मेमोरी में आ जाता है ना कि अच्छा मुझे लिखना ही लिखना है, वो डेली डेली लिखना है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। जी सर। कुल मिला कितने आंसर लिखे होंगे बेटा? सर डेली आप बहुत से अंदाजा लगा लीजिए, उसके अलावा चार सर महीने मैं लिखे हैं, 120 × 5, तो मोटा मोटी रफली रफली 500 के आसपास में लिख लिया हाँ सर कुछ सर एफएलटीज लिखे थे, तो फुल फिर मतलब लेंथ। 700 हो गया। और सर वो भी लिखे थे जो आपके 7 क्वेश्चंस आते थे सेक्शनल। ना, हाँ हाँ हाँ। वो भी लिखे थे सर। तो ठीक ठाक से नंबर ऑफ वो। अच्छा, जी। और अब आते हैं एक बार इंटरव्यू वाले फेज की भी बात कर लेते हैं, कैसा हुआ था इंटरव्यू आपका? मतलब डेफ से क्वेश्चन पूछे थे, शायद हमारी इंटरव्यू के बाद बात नहीं हो पाई थी, है ना? हाँ सर, रिगार्डिंग इंटरव्यू से पहले एक्चुअली तो सर हुई थी उसके अपन बाद मेरी मिलन। तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो मैं अच्छा। दिल्ली नहीं आ पाई थी उसके बाद।
तो इंटरव्यू सर मेरा अच्छा हुआ था। आपके साथ सर मेरा बस वो बड़ा खराब रहा था। एक्चुअली सर हुआ क्या था ना, मैं दिल्ली आ गई थी, मुझे पता नहीं था कि ये मॉक है। और मुझे 1 घंटे पहले जस्ट बताया उन्होंने, मैं ऐसे ही आ रही थी तो उन्होंने बोला आप प्रॉपर गेटअप में आइएगा, आपका मॉक है। तो मैं शॉक हो गई, मॉक है मेरा? तो तो मुझे सर मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए, अच्छा बिल्कुल भी। तो वो तो, लेकिन सर जो मेरा एक्चुअल इंटरव्यू हुआ वो अच्छा हुआ सर। ये चेयरमैन सर के बोर्ड में था, संजय श्रीनेत सर के अच्छा। बोर्ड में था। हम्म। तो उसमें सर मेरा 35 मिनट इंटरव्यू चला था, लास्ट कैंडिडेट थी मैं फर्स्ट शिफ्ट में। 35 मिनट्स? जी सर। और वो भी लास्ट कैंडिडेट हो गए, लास्ट विच इज लाइक कैंडिडेट। मतलब एक्सेप्शनल है ये, मतलब यूजुअली लास्ट कैंडिडेट को जल्दी छोड़ दिया हाँ जाता सर, है। जल्दी छोड़ देते। मुझे भी पता चला कि मैं 8 बच्चे वो बस ले रहे थे। तो 8 में मुझे पता चला 8th मेरा है, तो मैंने टाइम देखा कि ये तो हो जाएगा, मतलब 10 मिनट। बट सर वो 35 मिनट मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे 10 ही मिनट हुए हैं। मैं बाहर आके बोली क्या मेरे इंटरव्यू में मतलब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बाकी सबसे बोले कि तुम अभी शांत रहो, रिकॉल करो, अभी अभी तुम्हें याद आएगा कि कितना पूछा। उन्होंने से 30 क्वेश्चन पूछे मेरे से उस बीच में। और सबसे ज्यादा तो सर संजय सर ने पूछे थे, चेयरमैन सर ने 17 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। अच्छा, विच इज गुड थिंग एक्चुअली। जी। तो विच इज अ गुड थिंग। अच्छा था सर वो काफी, मतलब 2 क्वेश्चन में मैंने सॉरी बोला था, उसमें मैं माफी मांगी थी। एक उन्होंने जैसे डिलिमिटेशन पे मुझे क्वेश्चन पूछा, और प्रेशर करने के लिए उन्होंने ना सर 7-8 क्वेश्चन एक साथ बोल दिए। तो मैं 5 का उत्तर देती, उसके बाद में से 2-3 मुझे याद ही नहीं रहे प्रश्न क्या पूछे उन्होंने। तो फिर दूसरे मेंबर आ गए, तो वो फिर बोलने लगे अच्छा आप चाहती हो, आप कहती हो कि डिलिमिटेशन लागू न करना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर लागू करना चाहिए। तो बोले कि फिर क्या सजेशन देंगे, दक्षिण राज्य विरोध करेंगे। वो सर मैं इतनी पैनिक में आ गई ना, मैं उसका सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या, मतलब दिमाग में ये आ रहा था ऐसे बोलूं कि अच्छा जो उनकी वर्तमान मिनिमम सीट्स हैं एटलीस्ट वो फिक्स कर देनी चाहिए, ताकि उन वो उनको हाँ खोने का डर ना रहे ऐसा। तो वो सर मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरा फेस पूरा लाल हो गया था। तो संजय सर फिर बोले, कह रहे कि आप पहले रिलैक्स हो, बैठो, और कह रहे कि इंटरव्यू का महत्व बस इतना ही है जितनी छोटी आपकी बिंदी है, बस कह रहे। फिर बोले कि आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हो, बस मुस्कुरा के आंसर दो, पैनिक मत हो। तो सर मेरे मतलब ये था कि चारों मेंबर एक एक बार उन्होंने ये जरूर बोला था कि बहुत अच्छा, मेरे उत्तर पे। अच्छा। जी। तो चेयरमैन सर थोड़ा है भी सपोर्टिव, जब से नए हाँ आए हैं सर। तब से इन्होंने थोड़ा मतलब काम किया है पूरे संस्थान को। जी। बस रिजल्ट उन्होंने रात को निकाल दिया, वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया हाँ सर, ये बाकी सब। गड़बड़ करा है, एग्जाम के बीच में ही दे दिया, बहुत सारे कैंडिडेट डिस्टर्ब हो गए हैं उसमें। हाँ, बहुत परेशान भी हो गए होंगे, बट उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना तो मुझे नहीं लगता वो जिस हिसाब से जिनका काम चल रहा है आयोग में जो चेंजेस कर रहे हैं, तो जी। खुद नहीं करना चाहिए था उनको, बट कुछ मजबूरी रही होगी जिस वजह से उन्हें देना ही देना होगा एग्जाम खत्म होने से पहले। और पहले जी, इसलिए नहीं दे पा रहे होंगे, कुछ तो कुछ कुछ उनके हाथ में रीजन। नहीं होगा, वैसा हुआ होगा। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 3 साल की जर्नी रही है, हम्म। एक अगर सबसे मुश्किल दौर जो आपको लगा हो यार इससे तो नहीं निकल पाऊंगी, थोड़ा याद करके बताना, कि जिसमें लगे कि यार ये तो बहुत गड़बड़ फेज था। बहुत सारे फेज होंगे मुझे पता है आपके इसमें, बट कोई एक ऐसा फेज जो लगता हो कि यार ये अब नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ऐसा सर पता नहीं, मैं बहुत सोच नहीं पा रही, मतलब टफ सिचुएशन सर, बहुत विपरीत परिस्थितियां आई। एक्चुअली सर मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मेरा सर 3 महीने ट्रीटमेंट भी हुआ, एंटी डिप्रेसेंट मैंने ली, काउंसलिंग भी कराई। वो स्पेशली शादी के बाद, एक तो फैमिली से मैं अपनी बहुत डिस्टर्ब थी, इधर मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मतलब सारी चीजें, नई नई चीजें हैं, सब बहुत जज करते हैं, और पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी देना है। बट सर ऐसा सर मुझे लगा नहीं, मतलब कि इससे उभर नहीं पाऊंगी। पता नहीं, एक आशावाद मेरे अंदर हमेशा ही रहा कि पता नहीं वो सर कौन सी शक्ति है, बट मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लगी कि इससे मैं निकल नहीं पाऊंगी। मुझे लगा कि ठीक, कुछ ना कुछ हो हो जाएंगे, जाएगा। हाँ कुछ सर, ना हो कुछ हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, तो एक इसमें एक और सवाल कि ऐसा प्रिपरेशन के दौरान कोई दोस्त या कोई मित्र या फैमिली में जिसको लगता हो कि ये नहीं कर सकता, होते हैं हर परिवार में, होते हैं रिलेटिव्स में, मेरे होते तो हैं कोई और फादर होते ही थे। हैं। अच्छा, आपके पिताजी थे? हाँ, मुझे बता भी रहे थे। अच्छा। हाँ सर, मेरे ऐसा क्यों लगता था पिताजी। उन्हें कि आप नहीं कर पाओगे? अ,
पता नहीं सर, मुझे, मैं आज तक बहुत समझ नहीं पाई, बट मुझे जो जितना मैं उनको मतलब अवलोकन कर पाई, तो मैं ये देख पाई शायद इनके माइंड में ये था ही नहीं कि लड़कियां जॉब कर सकती हैं और वो शायद कुछ और भी कर सकती हैं। तो और बाकी सर मुझे नहीं पता मेरे प्रति उनका विरोध क्यों था, मतलब क्यों था, मतलब कारण नहीं है कुछ, बस वो ज्यादा फेवर में रही नहीं कभी भी। तो उनका ये था कि नहीं कर पाएगी। और उनके साथ साथ मेरे भाई लोग भी थे, वो भी थोड़ा तटस्थी हो गए थे कि मतलब वैसे। और बाकी थे सर आस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे, कई लोग मतलब वैसे ही बोलते थे कि पढ़ भी रही है, बस ऐसी मौज काट रही है। तो उनको लगता था कि इतना ये कब से तो पढ़ ही रही है बस, और हमें नहीं लगता कि इसका कुछ होगा। तो उनको तो सर यही था। बस जब प्री पास हुआ होगा तो कुछ परसेप्शन चेंज हुआ था उनका। अब तो देखो हो ही गया है, अब तो आयोग ने एकदम ठप्पा लगा दिया है। सर बट मैंने उससे बीच में भी तो 1.5 साल है। मैंने सब बताया नहीं था, मैं सर पूरी नदारत थी हर जगह से, मैं कट ऑफ थी मेरे। मैंने सर अपनी व्हाट्सएप की भी ये जो ब्लू टिक और डीपीपी है ना, सब हटा दी थी। मतलब मैसेजेस आते थे वो पढ़ती थी, लेकिन सबको ये रहता था रिप्लाई। कि मतलब कोई रिप्लाई नहीं सर, कहीं भी नहीं, टेलीग्राम पे भी नहीं, कहीं भी। मतलब फेसबुक डीएक्टिवेटेड थी। इंस्टा सर बनाया तो कभी कभी बस बीच में एक आध बार देख लिया, 2 एक महीने में तो देखा। तो सर मैं सबसे कट ऑफ थी, कहीं मतलब कोई बात नहीं करती थी, चलो कुछ अमित होता ने था। कम से कम कुछ चीजें तो ठीक कराई। ये भी ठीक जी सर। है। सर सिर्फ मेरी एक दोस्त थी जिससे वो बात करने देते थे, बाकी सबसे कट कर दिया। बस ये बोलते थे कि अच्छा तुम इनसे बात करोगी, तुमसे सिर्फ घर परिवार की बात करेंगी, इसके अलावा तुम्हें क्या गेन होगा ये बताओ। एक कहते थे बस एक चीज एकदम। मुझे बता दो, जिससे तुमने इससे इनसे बात करके कोई एक चीज सीखी हो। मैं अगर नहीं तो बस फिर मैं नहीं करती। तो मैंने भी एक ईमानदारी रखी थी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी अमित से, मतलब कि मैं दिन में वो नहीं है, ऐसा होता है जैसे दिन में ऑफिस गए हुए हैं और रात तक आ रहे हैं, तो मैं मतलब बात कर रही कर रही हूँ, तो पूरी ईमानदारी रखी। वो पूछते थे कि करी, तो मैं बता देती थी कि हाँ मैंने बात करी है। या ये पूछते थे दिन में पढ़ाई करी, जब मैं नहीं हम्म। करती थी तो बोलती थी कि नहीं आज मैंने उतनी नहीं करी, बस मैं 1 घंटे पढ़ी हूँ या 2 घंटे पढ़ी हूँ। तो मैं उससे, तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती थी सर मेरी हमेशा, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मुझे खुद गिल्ट होता था कि जब मैं बोलती थी कि हाँ मुझे 2 घंटे ही आज मैंने पढ़ाई करी है, तो बोलते थे कि देखो 10 12 घंटे बाद में आया हूँ और तुमने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी है। सर मेड लगवा दी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कि घर का काम। हालांकि मेरे घर से इन लॉ से, इवन सर मेरे खुद के फादर ने विरोध करा इस चीज का कि दो ही लोग तो हैं, घर का काम उसमें होता ही कितना है। और इसने कि बस वो लगा रखी है, मेड लगा रखी है, सारे काम के लिए नौकर लगा रखी है, अब मोटी हो जाएगी बैठी बैठी। मतलब वो, मतलब मुझे हैरानी होती है कि वो ऐसे बोल देते थे मुझे। चेंज हो जाए ऐसा। आप समझो उस माइंडसेट को आप ही के जैसे बच्चे चेंज करेंगे। जी वो सर। एक समाज में एक लेवल, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी, जब तक वो चेंज दिखता नहीं है, जब तक उनको लगता नहीं है कि नहीं उनकी बेटियां अच्छा कर सकती हैं, अभी जी तक किसी ने किया नहीं होगा ना बेटा। नहीं सर, इसलिए सर जब मैं तक वो चेंज पहली दिखा थी नहीं। जो इतना पढ़ी। हम्म। मैं सर, मेरे यहाँ सर मैं पहली लड़की हूँ जिसने इंटर भी पास किया था। हम्म। नहीं मतलब पहली, और व्यक्ति पहली ही हूँ जो किसी दूसरे राज्य में गई पढ़ाई करने के लिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से गई। सब हम्म। यूपी में ही थे, तो मैं सर पहली हूँ और कोई था नहीं। अभी सर है कि हाँ अब वो, अब सब में हो रहा है सारा नाम, सब लोग बोल रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि अच्छा आपकी बेटी ने कैसे किया, अब वो इमोशनल है। कह रहे हैं मम्मी का, बोलते हैं वो कि नहीं अब मुझे एहसास हो रहा है कि बेटियां कितना कुछ करती हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। हमारी माँ बाप हैं, आप भी उन्हीं के बच्चे जी ही हो, जी कुछ जी। कुछ आपस में रहता है, बट एटलीस्ट ये आपका ये जो रिलेशन रहा है, कभी अच्छे दिन रहे हैं, कभी खराब, हर परिवार में रहते हैं वो वाले फेजेस तो। बट एटलीस्ट उससे वहाँ के काफी सारी जो फैमिलीज है, मुझे ऐसा लगता है, जितना मुझे लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस है, कि मुझे लगता है कि कुछ वहाँ पे सीखेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे वहाँ पे अभी की, जिसमें माँ बाप बच्चियों पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, बच्चियां माँ बाप के ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगी। ये टू वे रहता है, जैसा आपने बताया ना हाँ कि सर। आप अमित से झूठ नहीं, अगर एक बार वो झूठ का श्रृंखला शुरू हो जाती है, फिर लगता है अगले दिन तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ना है, दस जी। मिनट पढ़ के बोल देंगे कि हाँ यार पढ़े थे आज 4 घंटे। हाँ सर। वो एक बार या तो सच की साइकिल में आप घूम सकते हैं या झूठ की साइकिल में घूम सकते हैं। अच्छा है। जी जी अच्छा, 2 3 सवाल और पूछूंगा बेटिया मैं आपसे। एक तो अभी जो अब एकदम पढ़ाई वाले वो बच्चे जो यूपीपीसीएस का सोच रहे होंगे, या वो बच्चियां जो यूपीपीसीएस का सोच रही होंगी, किसी का एक अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, किसी के 3 4 अटेम्प्ट नहीं हुए होंगे। यूजुअली ऐसा हो जाता है, बिकॉज यूपीपीसीएस में जितना मैंने देखा है पिछले 1 1.5 साल में, उसमें बच्चा 3 4 एग्जाम दे रहा होता है एक साल में।
जी सर। तो सारे एग्जाम देने हैं बिकॉज एक एक नौकरी चाहिए के अंदर जरूरत है, खुद के मोटिवेशन के लिए भी जरूरत है। तो वो जो बच्चे जो अभी 6 दिसंबर को एग्जाम लिखेंगे, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों को कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे कि अगले 5 6 8 महीने कैसे पढ़ना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, प्री मेंस क्या कुछ करें अभी? जी सर, मेरा इसमें दो तरीके से रहेगा। एक वो लोग जिनका पिछले काफी समय से एग्जाम निकल नहीं रहा है, तो उनकी मुझे लगता है कि जिनका काफी लंबे समय से 3 4 साल से अगर नहीं निकल रहा है एग्जाम, तो वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, वो चीजों को जान रहे हैं। तो वो अभी से अपने मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स पे भी फोकस करें, क्योंकि ये बड़ा हर्डल है सर प्रीलिम्स। जैसे सर मेरा ही अभी से 25 वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये मतलब आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे, जैसे अभी पैटर्न बदलता जा रहा है, तो उस हिसाब से सर प्रीलियम्स अब बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत हलवा नहीं रहा है, पीसीएस का भी टफ होता जा रहा है काफी ज्यादा। तो उसके लिए सर लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, डेली सर मुझे लगता है पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप पेपर सॉल्व करिए, चाहे तो ऐसा करिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए या पीवाईक्यू ले लीजिए, उसको आप सॉल्व करें, उसको एक्सप्लेनेशन पढ़े। ये देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, जो अपने क्वेश्चन है उनको मतलब जो 100% थे और जो गलत हुए जैसे 50% वाले हुए हैं, तो इसमें हम कितने सही कर सकते हैं। अगर 20 गलत हुए हैं तो उसमें ऐसा मतलब उसको बाइफ्रगेट करें कि ये जो मतलब मैंने कुछ कम सोच के या किसी और कंफ्यूजन में कि 8 क्वेश्चन मैंने ऐसे गलत किए, तो वो 8 क्वेश्चन के नंबर ऐड करके तब अपने मार्क्स देखे कि अगर मैं ये 8 से ही कर देती तो मेरे नंबर ये और इम्प्रूव हो जाते। ऐसे करके इस तरह से सर सेल्फ इवेल्युएट करके प्रीलिम्स तो सर साथ साथ में करें, मतलब मेरा तो यही रहेगा। और जो फर्स्ट टाइमर है उनका भी यही है सर, मेंस और प्रीलिम्स बस सर साथ ही में चलानी चाहिए दोनों चीजें। क्योंकि आप मेंस की बहुत तैयारी कर ले, और सर मेरे सर मैंने 23 में हुआ था, मैंने मेंस की सर कर रही थी, जैसे जितना भी मैं लिख पा रही थी। पर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2 मार्क्स से रुक गया था 2023 में, जो मैंने पहली बार जब दिया था। तो वो हुआ नहीं था। तो सर साइमल्टेनियसली दोनों चीज की तैयारी करते रहना जरूरी है, क्योंकि सर दोनों एग्जाम्स का बहुत डिफरेंट टेम्परामेंट है जो मैंने फील किया, मतलब मेंस का और मेंस में तो सर हर पेपर में ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में कुछ स्लॉट्स बनाने हैं, और ये हिंदी का है, ये स्विच ऑन कर दो, जीएस 1 का स्विच ऑन करो, अब 2 का स्विच ऑन करो। मुझे तो सर इस टाइप का लगा वो, मतलब आठों के आठों पेपर। तो दोनों चीजें सर साथ में चलानी चाहिए। और मेंस के रिगार्डिंग अगर आप आंसर राइटिंग बताना चाहें तो कब से करनी चाहिए? इसमें भी दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जो 2026 में पहली बार लिखेंगे, जी और एक बार जो वो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने या तो एक दो मेंस लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मेंस की साइकिल में फंस जाते हैं। जी जी कोई जी 3 मेंस लिख चुका है, कोई 4 लिख चुका है, कोई 5 लिख चुका है, और वो मतलब मेंस पास नहीं हो रहा है। जी। तो एक तो वो तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने एक या दो मिनिमम मेंस लिखे हुए हैं वो, और दूसरे जो हैं जो एकदम नए बच्चे हैं। तो आपके हिसाब से ये आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपने रिजल्ट आने के बाद शुरू की थी, जी वैसे नहीं ही सर, वो मैं कब करें? लिख पहले से रही थी, बट मैंने प्रॉपर वे में अच्छा। इसके बाद स्टार्ट किया था डेली वाली। जो पहले मैं करती थी वो बीच बीच में मैं लिखती थी, मतलब एक दो दिन छोड़ के मैं ऐसे करके करती, जैसे हफ्ते में 3 या 4 बार मैं मीन्स आंसर राइटिंग करती थी इस तरह से। और जब रिजल्ट आया था तो मैंने डेली कर दी थी वो, फिर वो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई थी। मेंस तो सर वो करना चाहिए, मतलब अभी से अगर जैसे किसी का 3 4 साल से अगर नहीं, मतलब मेंस की लूप में ही अगर वो फंसे हुए हैं, तो उनको तो सर डेली करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। क्योंकि उनकी मीन्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मीन्स ही वीक है, उसी में ही कुछ प्रॉब्लम है उनकी, कि कहीं जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस को एक या दो जगह जहाँ पे चेक करा सकते हैं वहां कराएं, और बाकी सर अपना ना क्रिटिकली इवेल्युएशन करें। कि हर दिन से जैसे सर मेरा रहता था, मैंने स्टार्टिंग में जो आंसर करे हैं और अब लिखे हैं, मैं उनकी सर दोनों को साथ में रख के ना तुलना करती थी कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। पहले मैं किस तरीके से, पहले सर जैसे मैं भूमिका मेरी सर 6 7 लाइन की मैं लिखती थी, जो आपने सर 3 में करवाई थी, 3 लाइन की। तो ऐसे करके कि मेरी सर कितनी लाइंस मैंने कम करी है, मैं ये भी काउंट करती थी कि उसको लिखने में, कि मैं पहले 8 लाइन लिख रही थी, कि अच्छा अभी 6 लाइन हो रही है, मुझे अभी 2 3 लाइन और कम करनी है। इस तरह से सर खुद से कंपैरिजन करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना रहता है। और दोनों पेज जैसा यूजली हिंदी माध्यम में बच्चों को, क्योंकि थोड़ा लिखने में एक्स्ट्रा समय लगता है, तो वो जो 2 पन्ने मिलते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन में या 12 मार्कर में 3 मिलते हैं, वो पूरा भर पाते थे नहीं भर पाते थे? आपके हिसाब से भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? सर भरना चाहिए, पूरा एंड तक भरना चाहिए सर। मैं पूरा
मेरा सर सिर्फ इथिक्स में लास्ट वाला पेज जाके इतना बचा था, अदरवाइज मैंने सारे पेपर में बिल्कुल एंड तक भरा है। सर मैं एक सिलेक्टेड एक मैम डीएसपी हैं शिप्रा मैम, तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने भी सर शादी के बाद क्लियर करा था। तो मेरे हस्बैंड के थ्रू उनका मुझे कांटेक्ट मिला था, तो उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था जब मैंने उनका पूछा कि कैसे करना है इसको, तो वो बोले कि बस एंड तक ना बस खोज खोज के भर के आना, छोड़ना नहीं बस, और ध्यान रखना कि लाइन के इधर ना हो जाए कोई भी चीज। बिल्कुल भी। तो सर मेरा यही रहता था, मैं सर 2 चीज़ें अप्लाई करी, क्वेश्चन्स उठाती थी, जो भी मुझे क्वेश्चन मिलते थे सर, किसी टेलीग्राम पे आ गए हैं या पीवाईक्यू हो गए हैं या आईएएस सबका है, जहाँ से जो भी मुझे प्रश्न मिले, तो मैं सर उसको उठाती थी। आपका मेथड पूरा फॉर्मेट अप्लाई करती थी, और वो मैडम की वो बात मान के कि मुझे एंड तक लिखना है, तो वो सर बिल्कुल एंड तक लिखती थी। और हिंदी, सर हिंदी में ऐसे बोलते हैं लिखने में समय लगता है, मतलब वो शिरोरेखा बनानी है, हर बार पेन उठाना है, लेकिन सर मेरा मानना ये कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ना, सर मेरे लिए ये हर्डल बना ही नहीं। कि जैसे कंफ्यूजन रहता है ना बहुत में कि शिरोरेखा पूरी बनाए या बस ऐसे करके छोड़, थोड़ा सा छोड़ दे, सर मैंने पूरी प्रॉपर शिरोरेखा बनाई है। मैंने सर जो नाम है ना कि आईएमएफ है, वो इंग्लिश में नहीं लिखा, मैंने हिंदी में ही लिखा। अच्छा। मैं जी सर पूरा, मतलब मैंने पूरा पूरा करा है, लेकिन सर प्रैक्टिस बस पहले इतना कर लो, ये चीज सर नहीं आएगी आगे। उस समय महसूस ही नहीं होगा आप हिंदी लिख रहे हैं इंग्लिश लिख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लो में चला जाता है। ठीक है, गुड। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, वो आपके पर्सनल उसके लिए है कि अब आपने यूपीपीसीएस की एक परीक्षा पास कर ली है, दूसरी होपफुली हम 6 दिसंबर को आप फिर वापस एग्जाम देंगे, रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम एसटीएम बनना चाहेंगे। जी मान लो वो पेपर पास हो जाता है, आप अब जिसमें हम मेहनत करेंगे पास हो जाएगा, उसके बाद यूपीएससी की तरफ आएंगे, सोचेंगे कि हाँ यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए अब कि नहीं? सर, ये तो शायद सर मैं सोच सकूं, अभी तो बहुत ज्यादा नहीं सोच पाती, अभी तो सर मैं ऑनेस्टली बताऊंगी तो बस 5% मेरे दिमाग में है कि हाँ शायद यूपीएससी करना चाहिए। सर कई सारी चीजों से बस थोड़ा सा वो लगता है कि एक तो एज फैक्टर की, एज हो गई है, शादी भी हो गई है, फैमिली भी है, और वो सारी चीजें तो वो सर थोड़ा बाउंड तो करती है। और बट सर कई बार ऐसे जब रिजल्ट आता है देखती हूँ कि आईएएस बन गए ये, और जैसे सर हिंदू की मेरी सीनियर थी जो अनु कुमारी मैम थी, तो फिजिक्स ऑनर्स उन्होंने हिंदू से किया हुआ है, तो उनका जब सिलेक्शन हुआ था, जब ऐसे सर जब सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं एक बार करना चाहिए, मतलब आईएएस भी बनना चाहिए ऐसा करके। तो बट अभी सर इन सारी चीजों के बीच में उलझ के बहुत ज्यादा सोच नहीं पाती हूँ। वो हो सकता है सर शायद मैं ये ज्वाइन स्टेप करूँ। बाय स्टेप जी आपके लेके जाएंगे आपको, हाँ। कोई बात जी सर। नहीं। ठीक है, तो जी फिर अब आप वापस आओ, एग्जाम, अमित के एग्जाम दिला के, ये अच्छी फीलिंग आती है ना, वैसे हस्बैंड को एग्जाम दिलाने गए हाँ थे। सर, वहां पे ना सर मतलब काफी इतनी सारी आंटी लोग, मतलब ऐसे वो मतलब जैसे सर सेम चीज है जैसे अमित ने, सर मेरा मेंस था तो अमित ने सर मेडिकल ले लिया था, छुट्टी ले ली थी उन्होंने अच्छा। उस समय में। तो हाँ। तब छुट्टी ली थी, वो मेरे सपोर्ट के लिए घर रहे थे, मतलब वहां पे हम तैयारी करते थे साथ में। उनका सर एग्जाम नहीं था, वो तब भी पढ़ते रहते थे, बस मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कि साथ में पढ़ रहा हो। कोई हम्म। मतलब कोई एंजॉय नहीं, कोई टीवी सीरीज नहीं, कोई घूमना नहीं, फोन पे कुछ नहीं, वो सिर्फ वहां बैठ के पढ़ते थे कि इसका माहौल बना रहे कि पढ़ रही है। बीच में सर ऐसा भी होता था जैसे मेड वगैरह लगाते थे, वो चली जाती थी हमारे साथ, सर यूजुअली यही होता था, जो मेन जब पीक टाइम आता है ना तो मेड छोड़ के चली जाती थी। चले जाते हैं। तो सर हम लोग ना साथ में, मतलब साथ में हम खाना बनाते थे, तो अमित का ये होता था कि खाना बनाया, मतलब वो उनका ये रहता था बस कि तुम रोटी बना लेना, मैं सब्जी बना लूंगा, सारी चीजें, बस उनको यही नहीं आता था। तो बोले बस तुम ये कर लेना, सारा काम वो कर लेते थे, सब करते थे, बस मैं रोटी बनाती थी, फिर उसके बाद मुझे कि तुम जाओ जाके पढ़ो, और फिर जब बर्तन धोना, मतलब मैं ये सोचती थी सर वो पीसीएस अधिकारी है और मतलब एक पद है उनका, और मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं कि अगर कोई मेड नहीं आ रही है, किसी और को हमने बुलाने की कोशिश की कि कोई आ जाए, तो ऐसे टाइम में सर होता है ना, संघर्ष में लास्ट संघर्ष मोमेंट। ही बढ़ते हैं, कोई नहीं आता। तो हम्म। सर सारे काम करते थे वो, मतलब कपड़े धोना, रखना, सुखाना, अब ये सब करना, बस कि मैं कैसे भी करके ये पढ़ती रहूं, बस पढ़ती ऐसे रहूं। ये तो, ऐसा बहुत ही पॉजिटिव इमेज बना दी है मेरे दिमाग में आपने अमित की, कि बहुत ही बढ़िया।
सर वो दुनिया के है सही का अच्छे। इंसान है, मैं मिलना चाहूंगा उनसे। अब तक तो सर मैं मैं फोन पे बात करना चाह रहा था, एग्जाम अब भी, मैं मिलूंगा उससे। जी सर मैं मेंस भी देती थी ना, वो सर पूरे 3-3 घंटे दोनों में से वो होटल नहीं जाते थे, वहीं वहीं खड़े रहते थे, वहीं खड़े रहते थे वो सुबह से लेके शाम तक। मैं पेपर लिख रही हूँ, मैं जब निकल के आती थी वो खाना वाना लेके सब बिल्कुल तैयार खड़े रहते थे, और बस जैसे ही मैं निकली बस कि कैसा हुआ, तो मेरा बस ये रहता था कि हाँ मेरा तो अच्छा हुआ यार, शायद कि मतलब मैंने कर कुछ छोड़ा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं छोड़ा, सब लिख के आ गई मैं। तो बोले अच्छा, फिर बस जाते थे खाना खाते थे तो बस फिर मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती थी। तो वो सर पूरा उसमें खड़े रहे थे। सेम चीज सर आज मैं रिवर्स कर रही हूँ कि मतलब लेकिन हमने चुरा लिया, आज थोड़ी देर के लिए हमने सेशन करवा लिया कि वो हाँ सर, एग्जाम देने गए हैं और हमने कहा हम सेशन कर लेते हैं। जी जी ठीक है बिटिया, अब आप वापस आओ, फिर हम आपसे मिलते हैं। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, सो सो हैप्पी फॉर यू। बढ़िया है, तब थोड़ा टेंस लग रहा था, अगर मैं अब क्रिटिकल उसमें देखूं तो मॉक के टाइम मिला था तब थोड़ा ज्यादा टेंस लग रहा था, आज थोड़ा हाँ कम सर, टेंस लग रहा है। धीरे धीरे पेपर पास होते जाएंगे जिंदगी के, और कम टेंस होते चले जाएंगे। ठीक जी है, सर, खुश रहो बेटा, जी खुश रहो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो थैंक मच। यू, नमस्ते सर। जी। नमस्ते बेटिया।